डिबेट में आपको खुशामदीद कहते हैं। हम इस वक्त शहर इख्तिदार में मौजूद हैं। पहला हिस्सा आपने कल मुलाहिजा किया और आज इसका दूसरा हिस्सा है। सेम पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, सेम ऑडियंस है। आज भी ऑडियंस के सवालात होंगे और आज हमारे इन सियासी जमातों के रहनुमाओं के जवाबात होंगे। और ये चीज़ आपने जहन में ज़रूर रखनी है कि आपका वोट इतना पावरफुल है कि यहाँ से कुछ ही दूर पार्लियामेंट हाउस मौजूद है और आपके वोट से जो मुंतखब होगा वो अगले 5 साल के लिए आपकी किस्मत का फैसला करेगा। तो गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। तारिक फजल चौधरी साहब, उन्होंने कहा है कि इस मुल्क में जितना भी बिगाड़ हुआ है ना, तो जिन्होंने हुकूमतें की हैं ये वो लोग जिम्मेदार हैं। सबसे पहले उन्होंने ये मुतालबा किया कि अवाम से आप लोग माफ़ी मांगें। आपको लगता है कि आपको अवाम से माफ़ी मांगनी चाहिए? देखिए, बात यह है जी कि सियासतदानों ने जहाँ कसूर किया है उन्हें बिल्कुल माफ़ी मांगनी चाहिए। और यकीनन मुल्क में आज जो हालात और वाक़यात हैं वो बहुत गंभीर हैं। एक तो हमारी जितनी भी डिबेट्स होती हैं उसमें अनफॉर्चुनेटली हम अपने मुल्क के अंदर जो खराबियाँ मौजूद हैं सिर्फ उनकी निशानदेही करते हैं या सादा ज़बान में कीड़े निकालते हैं। हमें जाना चाहिए सॉल्यूशंस की तरफ। व्हाट नेक्स्ट? मुझे सिर्फ ये बता दें कि 1947 से लेके आज तक 2024 तक कितना साल सियासतदानों ने हुकूमत किया और कितना साल मुल्क में माशाल्लाह रहा है। सियासतदानों तो उतना ही पावर में जितने वो जिम्मेदार हैं। एक बात। दूसरी बात यह है कि अब एक फ़ोन लेते हैं ना, मोबाइल फ़ोन, इसके साथ एक बुकलेट आता है कि कैसे चलेगा। आप फ्रिज खरीदते हैं, एक बुकलेट आता है। पाकिस्तान को चलाने की बुकलेट क्या है? वो आइन है, वो कॉन्स्टिट्यूशन है। कितनी दफ़ा आइन को तोड़ा गया और किस किस ने तोड़ा ये हम सबको पता है। सोल्यूशन इसका ये है, ना एक दूसरे को ब्लेम करने से, ना एक दूसरे को गालियाँ देने से इस मुल्क ने ठीक होना है। अगर हम इस बात पे इत्तफाक कर लें कि जो आइन के अंदर है, हर इदारा वो कोई भी हो, सबका नाम मैं क्या लूँ, वो अपना जो उसकी ड्यूटीज़ हैं, आप भी जो नाम उसका ले लें। जी नाम ले लें। नहीं, उसमें क्या है, उसमें सियासतदान है। नहीं, वक्त ज़ाया होता है ना, सबको पता है। सियासतदान है, अपने डोमेन में रहे, अदलिया अपने डोमेन में रहे, ब्यूरोक्रेसी अपने डोमेन में रहे। 4 मेन इदारे हैं ना, चारों में से कोई अपने डोमेन में नहीं रहता। मुझे ये नहीं कि मैं अपना काम करूं, मुझे ये मैं दूसरे काम में नुक्ताचीनी करूं। पहले अपना काम तो कर लो। चौधरी साहब, अगर अपना काम आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। 1 मिनट, हम आपको वोट देते हैं और हम समझते हैं आपके पास हमारा वोट अमानत है और आप आइन और कानून की बालादस्ती को कायम करें। मैं आपके जनाब इस दावे को भी एक्सेप्ट करता हूँ और ये भी मानता हूँ कि सियासतदानों की जिम्मेदारी सबसे ज़्यादा है। अभी बात हो रही थी लाडले की। आप समर साहब ने कहा कि मेरे नज़दीक लाडला वो है जो रियासती जबर का शिकार है। आप हमारे दौर तक गए, शुक्रिया आपका कि हमारे दौर में भी रियासती जबर हमारे ऊपर हुआ। उससे थोड़ा और पीछे चले जाएँ, उससे पहले एक और लाडला था जिसका नाम था जुल्फ़िकार अली भुट्टो, जिसको फांसी दी गई एक इंतहाई गलत अदालती फैसले के नतीजे में। आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सुप्रीम कोर्ट गई हुई है। उस फैसले का एक तरह से कह लेंगे रिव्यू, सादा ज़बान में कह रहा हूँ। अब सुप्रीम कोर्ट फंस गई है क्योंकि कभी भी उस फैसले को सुप्रीम कोर्ट आज भी जस्टिफाई नहीं कर सकती। और अगर उस फैसले को रिवर्स करते हैं तो फिर पीपल्स पार्टी कहेगी आप भुट्टो को जिंदा करके दो। नहीं कहेंगे ना आप भाई, अगर गलत फैसले के नतीजे में एक बंदे को मारा गया है तो फिर सुप्रीम कोर्ट उसे जिंदा करके दे। इंसाफ तो यही है। तारीख को दुरुस्त, ये तो शुक्र है कि उधर इमरान खान साहब और मियां नवाज शरीफ साहब आज जिंदा हैं कि उनके खिलाफ जो फैसले गलत हुए वो दुरुस्त हो रहे हैं। कम अज़ कम अपनी जिंदगी में ये तो देख रहे हैं कि यार मेरे फैसले रेक्टिफाई हो रहे हैं। डॉक्टर साहब, अगर आप इजाजत दें तो मैं यहाँ पे एक बात करना चाहूँगा। मेरी थोड़ी सी जो है तनकीद अदलिया के ऊपर इसलिए है कि अगर अदलिया ठीक हो और अदलिया अगर बिल्कुल कानून के ऊपर अमल दरामद को यकीनी बनाना हो तो हमारे बहुत से मसाइल का हल है। दूसरी चीज़ मैं ये कहूँगा कि मिसाल के तौर पर हमें अगर सोसाइटी के अंदर बेहतरी क्या चाहिए, मैं मेरे अंकल ही लगते हैं, उनसे मैं बात करता, वो कहते हैं यार आपको पता है कि अगर ये रोड पर ट्रैफिक ठीक हो जाए तो आधी चीज़ें आपके मसाइल हल हो जाएंगे। तो मैंने कहा किस तरीके से? कहते हैं अगर हम में डिसिप्लिन आ जाए तो कौम में भी डिसिप्लिन आ जाएगा, तो रोड से ही आपको डिसिप्लिन मिलेगा। मतलब इस किस्म की वो मिसालें लोग देते हैं। तो हमारी तारीख में आज के दिन में यानी सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड किया साबिक सदर परवेज़ मुशर्रफ की जो फांसी थी, उसके फैसले को दुरुस्त करार दिया। परवेज़ मुशर्रफ साहब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन फैसले को जो फांसी की सजा थी उसको दुरुस्त करार दिया। एक अलामती तौर के ऊपर हमारे पास एक एग्जाम्पल है कि साबिक आमिर को फांसी की सजा मिल गई, लेकिन बताएं कि कोई एक ऐसा सर मरने के बाद भी फायदा नहीं होते हुए सजा होती तो तब वो डिटरेंस पैदा होता है। डिटरेंस का तारीख में बता रहा हूं पहला फैसला, लेकिन अपनी नौयत का तारीख का ये पहला फैसला है। और मैं ये पूछूंगा कि ख्वाहिश भी करूंगा कि मेरी जिंदगी में क्या कोई ऐसा जज, कोई ऐसा चीफ जस्टिस
जिसने मुल्क को नुकसान पहुंचाया उसके खिलाफ भी खाली अलामती कार्रवाई का ही फैसला हो जाए या उसको तलब किया जाए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में? मैं इस पे एक पॉइंट ये जरूर चीज कह मुझे रहा पता था। मुमकिन दिखाई नहीं दे रही। अभी ये बड़ा अच्छा पॉइंट है कि अदलिया जो है वो अपना काम करे, अदलिया दस्तूर के मुताबिक काम करे। ये पाकिस्तान में चंद दिन पहले हमने देखा कि अदलिया ने कहा कि 2 सूबों में इलेक्शन कराओ। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हमारे पास पैसा नहीं है, उसके बाद पार्लियामेंट मैदान में आई। उस तारीख के रिकॉर्ड के लिए फैसलों को हुक्मरान जमातें कौन कौन देंगे? हुक्मरान जमात मुकम्मल कर रहा हूं मैं बात कर रहा जमात जनाब अब्दुल्ला साहब की जमात दिया, हुक्मरान जमात आप इंफरादी फैसलों को डिस्कस करना शुरू कर देंगे करके पहुंची तो कि उसके फैसला बाद वापस लो। ये मामला डिबेट में कभी खराब नहीं होते। नहीं तोड़ा था। अगर मैं कह रहा हूं अगर आप इंफरादी फैसलों पे बहस शुरू कर देंगे ना कि फलां ये हुआ फलां ये हुआ, हम तो इज्तिमाई बात कर रहे हैं और इज्तिमाई निज़ाम को सुधारने की बात कर रहे हैं। अगर फिंगर पॉइंटिंग इंडिविजुअल डिसीजंस के ऊपर होगी तो दैट विल गो इनटू अ लॉन्ग डिबेट। अच्छा वो कहाँ से? ये मुझे ये बात कर रहे हैं रोशनी डालें, जो 200 संविधानों की बात हो रही है। इंडिविजुअल क्या सुप्रीम कोर्ट जो है उसका फैसला इंडिविजुअल है? नहीं, मैं इंडिविजुअल फैसलों की बात कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ डिबेट में अगर आप एक फैसले शुरू हो जाएंगे ना, किसी इंडिविजुअल मैंने तो ये नहीं कहा कि कोई एक इदारा कुल्ली तौर पे जिम्मेदार है, ये मैंने नहीं कहा। मैंने कहा जो हमारे हिस्से में अगर किसी तरह की कोई नालायकी आती है, बैड गवर्नेंस आती है, सियासतदानों के हिस्से में आती है, दे शुड एक्सेप्ट। बिल्कुल मैं इस बात को मानता हूँ, लेकिन ये हर इदारे की जिम्मेदारी अपना अपना काम करना। जब तक वो नहीं होगा उस वक्त तक कुछ नहीं हो सकता। हम जितना मर्जी बैठ के, जैसे उन्होंने बड़े खूबसूरत डाटा दिया, मतलब ये डाटा तो हम सारे डिस्कस करते रहेंगे, आखिर मसला कहाँ पे है और कहाँ से उसको ठीक होना है। से आगे बढ़ते ही नहीं है, रियल इश्यूज पे बात। मैं आपको यही बात अर्ज कर रहा हूँ ना कि सिर्फ अपने सिस्टम में मौजूद नकाइस की निशानदेही से मामलात हल नहीं होंगे। हमने रियलिटी को फेस करना है, एक दूसरे को बर्दाश्त करना है। मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा कि मैं किसी पे फिंगर पॉइंटिंग करूँ, लेकिन हकीकत ये है कि पिछले 5 से 10 साल में पाकिस्तान की सियासत में अदम बर्दाश्त आई है, एक दूसरे को गालियाँ देने का कल्चर आया है। इससे मुल्क आगे नहीं बढ़ेगा। मैं अगर यार 90s में था, ये खौफ खुदा करो यार, 90s में ये था, नहीं था ये जो आजकल है, 90s में ये था जो आजकल है, इजाजत नहीं है। 90s में ये था। मैं अगर बाहर बैठा हुआ हूँ, मैं चंद तो मेरे ऊपर आके हमले कर रहे हैं लोग। 90s में ये था, बिल्कुल भी नहीं था। देखिए मतलब बी रियलिस्टिक। एक और बात मैं करना चाहूँगा जी, इलेक्शन कमीशन की जो बड़ी सीरियस बात जो आपने की है सर, वो बहुत अच्छी बात है। टर्की की आपने मिसाल दी। देखिए हमारी इस वक्त कोई 150 के करीब सियासी जमातें रजिस्टर हैं, उनमें से 125 जमातें ऐसी हैं या शायद 130 जमातें ऐसी होंगी जिनका सूबाई असम्बली और कौमी असम्बली में एक भी सीट नहीं आती पूरे पाकिस्तान में। वो किस लिए रजिस्टर है? क्या उनको बैन नहीं करना चाहिए? ताकि आपका जो आप कह रहे हैं ना ये 10%, ये तरीकाकार है, चाहिए जो सबसे बड़ी ये तरीकाकार है कि आप अभी एक जो परसेंटेज है। शोर साहब मैं सीरियस बात कर रहा हूँ, आप उनको मजाक में ले रहे हैं। होना चाहिए ताकि जो आप कह रहे हैं ना 10%, 15%, नहीं मैं माजी की बात कर रहा हूँ, 10-15% परसेंटेज वाला बंदा जो आगे आ जाता है, ये टर्की की बिल्कुल सही मिसाल है। अच्छा और ऐसी एनॉमलीज है, मैं आपको मिसाल देता हूँ कि मैं 2 दफ़ा मैंने बना जी 8 में 10 में। सबसे पहले आपसे एक एफिडेविट लेते हैं जी, वो आपने असेंबली में हलफ उठाने से पहले देना होता है कि मैं हलफ उठा के कहता हूँ कि इस इलेक्शन में मेरा खर्चा 15 लाख हुआ है। ये एफिडेविट हर महीने देता है, खर्चा 15 लाख होता है, सबको पता नहीं है। अभी वो मुद्दत वो अपना वो बढ़ा के लिमिट 40 लाख कर दी गई है जी। 40 लाख में इलेक्शन होता है, मैंने करोड़ों रुपए लगते हैं। बिल्कुल मतलब दिस इज द रियलिटी। देखें पहली बात तो आपको बता दूं, एक पार्टी का फंडामेंटल राइट होता है बल्ले का निशान, अपनी पार्टी का निशान होना। दूसरा, आप इंडो पाक में यहाँ 70% से या आप 60% देहाती या आप कह लें कि नाखानदा लोग हैं। ये उनका बुनियादी हक है क्योंकि वो नाम नहीं पढ़ सकते। अगर आप तरक्की याफ्ता मुल्कों में जाएँ वहाँ नाम लिखा होता है, यहाँ नाम नहीं पढ़ सकते। उनके लिए क्या निशानी है? कप्तान को वोट देना है, बल्ले का निशान है। शेर को वोट देना है, नवाज शरीफ का वोट है। तीर को वोट देना है, ये बेनज़ीर या जरदारी साहब का वोट है। मसला क्या है? मसला ये है कि हर इंसान का ये हक है कि हक के हुक्मरानी वो अपने हाथ में ले, क्योंकि जमहूर का फैसला आ रहा है। ये जमहूर के फैसले को, एक मिनट मैडम, जमहूर के फैसले को सहूलत कारी करते हुए इलेक्शन कमीशन ने वो हक वापस ले लिया जो कि उनका अख्तियार ही नहीं था। और ये एक साजिश थी। बुनियाद पर इलेक्शंस कंटेस्ट करेंगे, आपका रोड मैप क्या है, मैनिफेस्टो क्या है? अब हम आगे आते हैं। देखें बात यह है कि इर्रेस्पेक्टिव हम माजी में क्या हुआ, आज जब तक रूल ऑफ लॉ, आइन और क़ानून की बालादस्ती नहीं होती जिस मुल्क में, वहाँ आपके यहाँ कभी ना इन्वेस्टमेंट आया करती है, ना वहाँ कोई
ओवरसीज आपके पास पैसा लेकर आएगा, ना इंटरनेशनल इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट लेकर और आएगा। आपकी पूरी साढ़े दुनिया 3 का। साल हुकूमत में ये जो चीजें आपने गिनवाई हैं ये थी, रूल ऑफ लॉ था, बाकी मैं चीजें आपको थी? बताता हूँ, गवर्नर हमारी स्टेट आप पॉलिस पूरे के द्वारा पूरे 30-35 depoliticized साल से होना जब से आप हम 2 मार्शल लॉ को अगर हटा लें, सबसे बेस्ट गवर्नेंस अगर आपको है, तमाम इंडिकेटर्स हम आपको बता सकते हैं। कोरोना के अलावा, कोरोना के बावजूद वो इमरान खान की हुकूमत में थे। हमको फरिश्ते नहीं हैं, गलतियां हुई होंगी, लेकिन मैं ये कहता हूँ दुनिया का कोई एक मुल्क उठा लें जहाँ कानून की बालादस्ती ना हो, आइन की बालादस्ती ना हो, और वहाँ आपकी इन्वेस्टमेंट आए, पूरे जितने भी वसाइल हैं वो सारे के सारे तबाह हो जाते हैं जब तक कानून और आइन की हुक्मरानी ना हो। जहाँ पुलिस जिसको चाहे उठा के ले जाए, जहाँ चाहे पॉलिटिकल एक्टिविस्ट को उठा करके बंद कर दें और जा करके वहाँ उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कराएं, और जो कुछ हो रहा है ये पाकिस्तान की तारीख में बदतरीन किस्म की तर्ज हुक्मरानी था जो PDM ने किया, या उनका तसलसल, उनके चॉइस जो मौजूदा गैर आइनी ये केयर टेकर सेटअप बैठा हुआ है। उससे आगे आते हैं, सियासी अदम इस्तेकाम सबसे बड़ी बुराई है। उसके बगैर जब तक सियासी इस्तेकाम नहीं आएगा आपका मुल्क माशी तौर पर आगे नहीं चल सकता। और सियासी अदम इस्तेकाम ख़त्म करने का क्या तरीका है? दी ओनली वन, फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को फेयर अपॉर्चुनिटी दें, लोगों के पास जाएं और अपना राइट ऑफ वोट, ये आवाम का हक है, ये मेरा आपका नहीं है, पार्टीज़ का नहीं है, हक के हुक्मरानी अवाम का है। वो जिसको वोट देना चाहें, जिस नुमाइंदे को लाना चाहें, उनका हक है, उनको आगे आने दें। इसके अलावा आपका सियासी अदम इस्तेकाम ख़त्म नहीं होगा तो माशी इस्तेकाम ठीक है। नहीं आ हाफिज सकता। साहब- मैं 1 मिनट, सिर्फ 1 मिनट और लूँगा। ओके। आपके पास डॉलर इनफ्लो चाहिए, उसके लिए आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए, और इन्वेस्टमेंट के लिए ज़रूरी है स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हो जिसके ऊपर पब्लिक का ट्रस्ट हो और लोग आएँ, और उसके साथ ज़्यादा ज़रूरी ये है कि सख्त फैसले करने पड़ेंगे, और सख्त फैसले सिर्फ वही हुकूमत कर सकती है जिसको पब्लिक सपोर्ट होगी, जो पब्लिक की वाकई ट्रू सेंस में उनके वोट से बनी होगी। वरना जो PDM ने हशर किया इस मुल्क के साथ, उससे बदतरीन हालात होंगे, और हमारी माशी तबाही जो हम इस वक्त देख रहे हैं ये डबल ट्रिपल हो जाएगी अगर इस तरह हाइब्रिड निज़ाम के ज़रिए या कैप्चर करके आप ऊपर हमारे ऊपर मुसल्लत करेंगे। और एक बात करके अपनी बात ख़त्म करूँगा, प्लीज थोड़े से एक precise करके काफी रहे, लंबी- UNDP की रिपोर्ट के मुताबिक 2019 की रिपोर्ट वापस आते हैं सर, 18 बिलियन डॉलर मुफ्त मराहत आप अशराफिया को दे रहे हैं, टू द पॉइंट। अशराफिया को दे रहे हैं। इस छोटे लेवल के ऊपर आज तक कोई हुक्मरान नहीं किया। मैंने कभी नहीं देखा कि हिंदुस्तान ने पाकिस्तान पर हमला किया और उन्होंने कहा जी कि आए बैठते हैं, यानी आपकी मिलिट्री और जो सिविल लीडरशिप थी उन्होंने बैठना था। प्राइम मिनिस्टर कहता है मैंने बैठना ही नहीं अपोजिशन के साथ। यानी हिंदुस्तान के साथ हमला हो रहा है, आपकी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट बैठ रही है, आपकी इवन स्पीकर साहब बैठ रहे हैं आपकी पार्टी के, लेकिन जो लीडर है, बानी चेयरमैन है, वो कहता है जी कि मैंने नहीं बैठा। आप मुझे या जवाब देने दें या फिर आगे जाएं। आपके पास क्या मुस्तकबिल में आप PTI के साथ बैठने को तैयार है? प्लीज मुझे आगे बढ़ने दें। और क्या आपको लगता है कि इन इलेक्शन से इस्तेहकाम आ जाएगा? देखिए बात यह है, एक तो मेरे ख्याल में मैं हमेशा से कहता चला रहा हूँ कि PTI वालों को बोलने की बीमारी है, लिहाजा इस बोलने की बीमारी के लिए कोई बिल गेट्स ढूंढना चाहिए ताकि पोलियो के कतरे भी इनके लिए पिलाए जा सके, ताकि ये बोलने की बीमारी खत्म हो। आप बैटर कहाँ से लाएंगे, फील्डर कहाँ से लाएंगे, विकेट कीपर कहाँ से लाएंगे, आप बॉलर कहाँ से लाएंगे? आपके पास सियासी पिच ही नहीं है। आपके पास अगर है तो सिर्फ अली गवार है, और कौन है आपके पास? वो तो पाकिस्तानी कौम है हमारे साथ, वो तो पीपल्स पार्टी का है, आपके पास कुछ भी नहीं है। वो देखें ये यूथ है। आपने बात की क्या जमीयत, देखिए हम कोशिश ये करते हैं कि एक ऐसी बात होनी चाहिए ताकि हम नौजवानों को, कौम को कुछ बता सके कि मुस्तकबिल में सियासत क्या है और क्या हुआ माजी में। मैंने पहले आपको कहा कि इस मुल्क में न प्रैक्टिकली इस्लाम है, न जमहूरियत है, न कायद आज़म का पाकिस्तान है। इसमें कौन जिम्मेदार है? हम सब सियासतदान को जिम्मेदार ठहराते हैं। इसमें सियासतदान भी जिम्मेदार है, इसमें जुडिशरी भी जिम्मेदार है, ये सारे इसमें जिम्मेदार हैं। लेकिन ये बात करते हैं आइन की बालादस्ती की, ये बात करते हैं इस्टेब्लिशमेंट की अदम मुदाखलत की, इदारों का हुदूद में रहना, आइन से बाहर इदारे मुदाखलत न करे। बात कौन करता है ये? अब आप खुद अंदाजा लगाइए। हम ही आवाम मैं आप कैसे ये बात करते हैं भाई? 12 अक्टूबर 99 की हिमायत आपने की,
12 अक्टूबर 1999 मुशर्रफ की मार्शल की हिमायत आपने की, JI ने उसकी मुखालफत की। बताइए, जवाब दे, क्यों आपने मुखालफत की? और 9/11 जब अमेरिका ने मुशर्रफ ने अमेरिका से मिलकर अफगानिस्तान पर चढ़ाई की, आप मुशर्रफ के साथ खड़े थे। अफगानिस्तान की तबाही में तो आपका हाथ है, पाठा की तबाही में आपका हाथ है, वजीरिस्तान की तबाही में आपका हाथ है। $150 मिलियन नुकसान हुआ पाकिस्तान को, 70,000 लाशें गिरी, इसमें तो आप शरीके कार हैं, शरीके जुर्म है। इसका जवाब दे। आप किस आइन की बात करते हैं? डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी ने आइन तोड़ा, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया कि आइन तोड़ने में कासिम सूरी भी है, आइन तोड़ने में इमरान खान भी है, आइन तोड़ने में आवान सदर में बैठा हुआ शख्स, क्या नाम है उसका, आरिफ अलवी भी है। आप तो आइन शिकन है। और आपने काजी ईसा के खिलाफ रेफरेंस दायर किया। आपने अदलिया का जो हशर नशर किया, आपने अदलिया का किसी ने भी नहीं किया। अगर मैं जज होता बल्ला तो क्या आप पता नहीं कहाँ होते। देखो ना, और आपने यही हरकतें की अपने 1.5 साल, 2 साल इक़्तिदार में हमारे साथ। पाकिस्तान की, अगर आप पाकिस्तान को मुस्तहकम देना चाहते हैं, माशी तौर पर, सियासी तौर पर मुस्तहकम देखना चाहते हैं, आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत को ज़मीनबोस करना होगा, फिर पाकिस्तान मजबूत होगा। वो इसलिए मैं कहता हूँ, मैं सिर्फ ये बता दें, ये कहाँ होते? मैं ये जेल में होते। इन लोगों ने खारिजा पॉलिसी का कहा, सऊदी आपने नाराज किया, UAE आपने नाराज किया, चीन जैसा दोस्त आपने नाराज किया। आप मुझे बताइए, आपकी खारिजा पॉलिसी कहाँ है? आपने कहा कि मैं कर्ज नहीं लूंगा, अगर लिया तो मैं खुदकशी करूंगा। अभी तक आप जिंदा है, आपने खुदकशी नहीं की। क्यों आप गलत बयानी करते हैं लोगों को? आपकी खारिजा पॉलिसी कहाँ है? आपने UAE को नाराज किया, आपने पूरी उम्मत मुस्लिमा को नाराज किया, आपने सऊदी को नाराज किया। इन्होंने कहा कि हमने करप्शन नहीं की है। फिर परागोगी का बताओ जवाब, परागोगी तो का ले आओ ना, उसके खिलाफ मुकदमा करो, तोशाखाना का जवाब दो। 190 मिलियन अलकादर यूनिवर्सिटी का मिलियन फंड बताओ भाई, कहाँ हड़प कर दिया आपने? वो गली सुप्रीम कोर्ट से वापस रियासत पाकिस्तान को चला गया, आपको पता नहीं, आपने देखा नहीं। इसलिए मैं कहता हूं कि अगर हम संजीदा बात करते हैं, संजीदा सियासत करते हैं, आइए छोड़िए इन बातों को। मुल्क तबाह हुआ, आप भी कहते हैं कि मैं इदारों को अपने डोमेन में रखना चाहता हूं। पहले तौबा करें, उसके बाद फिर बात करें। जी ठीक हो गया जी। अब हमने सवाल लेने, अब मुझे जवाब लेने दें। एक मिनट से ज्यादा नहीं लूंगा। 1 मिनट से, 1 मिनट से थोड़ा, 1 मिनट, आधा मिनट। अच्छा नहीं, आधा मिनट। सबसे पहले सबसे ज्यादा दौरे इक़्तिदार अगर किसी पार्टी का है तो वो मौलाना का है। सिर्फ 7 साल, सुन लें, सिर्फ 7 साल। नहीं, सिर्फ आप 7 साल, सिर्फ 7 साल नहीं, आप फ्रंटियर आप बात करें, साबित करें। सुन लें, हर पीपल्स पार्टी के जमाने में आप साहिब इक़्तिदार, हर मुस्लिम लीग नून के जमाने में साहिब इक़्तिदार, MMA की हुकूमत में साहिब इक़्तिदार। सबसे ज्यादा ड्रोन अटैक्स इनके दौरे हुकूमत में हुए और इमरान खान को ये क्रेडिट है, एक ड्रोन अटैक उनके जमाने में नहीं हुआ। और ड्रोन्स के खिलाफ किसने स्टैंड किया? वो इमरान खान ने जलसे किए और मुजाहरे किए। मुझे बताएं, मुशर्रफ के ज़माने में पहली दफ़ा जेल में गए या इनके दौरे इक़्तिदार में जेल में गए? ये कहना कि वो मुशर्रफ के साथ खड़ा था, मुशर्रफ से पैसे किसने लिए, मुशर्रफ से ज़मीनें किसने ली? आप अंसार अब्बासी की एक रिपोर्ट पढ़ लें। आप 1 मिनट, अदलिया के ऊपर पिछले साल जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा इलेक्शन कराओ, आपने यहाँ सुप्रीम के ऊपर अटैक किया और अदलिया को गालियाँ दी और आपने कहा इलेक्शन नहीं होने देंगे, और आज भी आप इलेक्शन से भाग रहे हैं। और इंडिपेंडेंट पॉलिसी अगर बनाई है, आज़ाद रियासत, अपने मुल्क को गुलामी से आज़ादी के लिए वो सिर्फ एक हुक्मरान है, इमरान खान। और आज भी फ़लस्तीनी सिर्फ एक शख्स को याद कर रहे हैं, वो है इमरान खान। कहते हैं कि आज काश कि वो हुक्मरान होता तो हमारी हेल्प को आता। ये है उसकी क्रेडिबिलिटी। मैं एक बात कर लूं, आप अगर इल्जाम पर इल्जाम में जाओगे ना, मुझे आप बताएं, आप कश्मीर के ऊपर सबसे ज्यादा स्टैंड कर दिया है, ये तो इमरान खान ने। आप कश्मीर कमेटी के चेयरमैन थे, आपने क्या कार्रवाई की? तो जनाब बड़ी हीटेड डिबेट चल रही है और इसके बाद जो अगला सेगमेंट है वो और भी काफी दिलचस्प है, क्योंकि अब आवाम के सवाल होंगे और इन सियासतदानों के जवाबात होंगे। यहाँ वक्त हुआ चाहता है एक ब्रेक का। वेलकम बैक टू ग्रैंड डिबेट। इमरान मौजूद है ऑडियंस में और पूछेंगे सवालात ऑडियंस से। आपका नाम और आपका सवाल? मेरा नाम नाइला अहमद है। आप लोकल गवर्नमेंट को किस तरह एम्पावर करेंगे बेटर गवर्नेंस के लिए, और वुमेन एम्पावरमेंट के हवाले से आपके मैनिफेस्टो में क्या है? थैंक यू। ठीक है,
एक और सवाल ले लेते हैं हम। मेरा नाम सुफियान नियाजी है और मैं बेसिकली मियां वाली से उधर यूनिवर्सिटी में, फेडरल उर्दू यूनिवर्सिटी में मीडिया साइंस कर रहा हूँ। उसके हवाले से मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे कि आप सब पॉलिटिशियन यहाँ पे बैठे हैं, अगर एक यूथ में से कोई बंदा आता है और वो पॉलिटिक्स ज्वाइन करना चाहता है, तो हमें आजकल की जो पॉलिटिक्स है उसमें ये देखा जा रहा है कि मरूजी सियासत है वो चल रही है। सिर्फ अगर मैं तहरीक इंसाफ की बात करूँ, उसमें कोई ISF स्टूडेंट विंग बना हुआ है कि जो लीडर्स के ऊपर लेके आता है। मेरा दूसरे पॉलिटिशियन से सवाल है कि आपकी पार्टी में इस तरह की क्या चीज़ें हैं कि जिसमें यूथ उसका हिस्सा बन सकती है और उभर आ सकती है इस बारे में। ये मिलान का मैं आपको मुख्तसर बता देता हूँ कि हमारा इस वक्त MSF विंग काम कर रहा है, हमारी यूथ विंग की तंजीमें हैं। मेरा अपना ज़ाती मूसी सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। मैं एक MBBS डॉक्टर हूँ और उसके बाद इसी तरह शुरू किया जैसे मैंने आपको बताया है। आज अल्हम्दुलिल्लाह आपके पास बैठा हूँ यहाँ पे, और आप अगर हिम्मत करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आप कल यहाँ बैठे होंगे। ठीक है हबीब अकरम साहब, आप इसमें ऐड ऑन करना चाहिए? सूबों में तो इख्तियारात चले गए हैं लेकिन नीचे नहीं जा रहे। जो लोकल गवर्नमेंट्स है, अगर लोकल गवर्नमेंट्स का पाकिस्तान में कोई एक निज़ाम आया है तो वो जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने वो निज़ाम दिया था। लेट्स एडमिट इट। इससे बेहतर पाकिस्तान में कभी कोई निज़ाम नहीं आया जो बल्दियाती निज़ाम है। अच्छा, अब आप ज़रा कहें कि ये चारों हुक्मरान जमातें हैं, ये चारों हुक्मरान जमातें इस बात की जिम्मेदार है कि ये पाकिस्तान में बल्दियाती निज़ाम देखना ही नहीं चाहती। पाकिस्तान में इनके वुज़राए आला नहीं देखना चाहते। PMLN की हालत यह है कि PMLN ने 2015 में इलेक्शन करवाया, 1 साल तक इन्होंने किसी को हल्फ नहीं लेने दिया लोकल बॉडीज में। और सिर्फ इसलिए क्यों? उनके पास इख्तियार क्या था? सिर्फ उन्होंने झाड़ू देने थे। ये झाड़ू भी देने के लिए तैयार नहीं थे। पीपल्स पार्टी की मिसाल ले लें। पीपल्स पार्टी ने पहली दफा 1969 से लेके आज तक पहली दफा अदालत के प्रेशर पे इलेक्शन करवाया है। नहीं, पीपल्स वरना आखिरी इलेक्शन भी करवाने का बिल्कुल कोई मूड नहीं था। 2002 में जब 2001 का निशान 2001 में जो बल्दियाती निज़ाम था उसको तबाह और बर्बाद करने वाले परवेज़ इलाही साहब थे, जो आजकल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सदर हैं, और मौलाना फजल रहमान की पार्टी के जनाब अकरम दुरानी साहब थे। क्योंकि इनकी वजारत आला खतरे में पड़ गई थी कि हम लोकल बॉडीज हैं, लोग उनकी तरफ जाएंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये क्रेडिट इस दर्जे में जरूर जाता है कि इन्होंने अपने इनिशिएटिव से डायरेक्ट इलेक्शन कराया बल्दियाती। जी एक जुमला। देखिए, हबीब भाई ने बात की, PMLN वालों ने अपना जवाब, मैं सिर्फ इतना कहता हूँ कि अभी रिसेंटली 1 साल पहले या 2 साल पहले जो KP में बल्दियाती इंतखाबात हुए, आपने तो सोने का तमगा पहना दिया PTI को। वो तो आप तो लाहौर से आते हुए आप साथ ला चुके हैं। मैं ये आपसे पूछना चाहता हूँ, जब KP में बल्दियाती इंतखाबात हुए लोकल गवर्नमेंट के, उस बल्दियाती इदारों के तमाम इख्तियारात एक बार नहीं बार बार कानून साजी करके उसके इख्तियारात को दबोच के महमूद खान के पास दिया। क्या ये है लोकल गवर्नमेंट जो आप PTI को इनाम दे रहे हैं? आपका अगला पॉइंट में यही अर्ज करने लगा। और बलूचिस्तान में हम बल्दियाती इंतखाबात सबसे पहले क्वेश्चन आपका आधे घंटे का। अगला सवाल है। अगला सवाल। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम बिलाल है और मैं एरिड यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ। इनसे क्वेश्चन करने का तो कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि ये सारे के सारे उसी अशराफिया के तबके से हैं। इनको इस आवाम से कोई लेना देना नहीं है। जो सिंपल सी बात है, ये आपने जो कहा 22 ख़ानदान, ये 22 ख़ानदान इनमें नज़र आते हैं। सर, हमें PTI नज़र आती है पिछले 23 साल इन्होंने कहा कि हमने एक स्ट्रगल किया है। पिछले 23 साल के अंदर इनके पास ना कोई नज़रिया है, ना कोई जमात है। इन्होंने इधर से इलेक्टेबल्स लिए, उधर से लिए, इधर से किए। वो हमें आज नज़र आ गया कि जिन लोगों ने जो लेकर आए थे उन लोगों ने अपनी जो है वो क्या कहते हैं दागे वापस खींच ली और वो वापस जो है एक ही जमात से 3 जमातें बन चुकी हैं। तो ये किस मुँह से कहते हैं कि नौजवानों की जमात हैं? पहली बात ये है कि सियासी जमातें, आपको मैं बताना चाह रहा हूँ कि कायदे आज़म की बात की मौलाना साहब ने, हाफिज साहब ने। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, शायद आपको मालूम हो, ऑल इंडिया पोस्टल यूनियन के सदर रहे हैं। 70,000 पूरे हिंदुस्तान में पोस्टल डिपार्टमेंट के साथ जो लोग काम करते थे उनकी यूनियन थी, और कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना 30 साल उसके प्रेसिडेंट रहे। मेरा पॉइंट सिर्फ ये है कि बतदरीज सियासी जमातों ने जमातों को खैरबाद कह दिया है। अगर आप देखें, मैं आपसे पूछूं, आप में से कितने लोग किसी सियासी जमात के मेंबर हैं?
तो हाथ खड़ा कर दें। वो 2 लोग हैं, क्योंकि कोई जमात नहीं चाहती, कोई लीडर नहीं चाहता कि मेंबरशिप हो, क्योंकि जब मेंबरशिप होगी तो मेंबर्स फिर डिमांड करेंगे कि पार्टी के अंदर इंतखाबात करवाएं। जब इंतखाबात होंगे तो ज़रूरी नहीं उनका पसंदीदा आदमी या औरत जो है वो उसको टिकट मिल सके। अभी आपके सामने है सारा कुछ। तो बुनियादी बात यही है कि पाकिस्तान में सियासी जमातों का तअल्लुक समाजी तहरीकों के साथ ज़ीरो हो चुका है। और दूसरी बात, इस वक्त दुनिया में जो टॉप के 4 मुल्क हैं जिनकी गवर्नेंस और डेमोक्रेसी को कहा जा रहा है कि दुनिया की बेस्ट हैं, वो चारों ममालिक ऐसे हैं जहां पर जो यूनियन डेंसिटी है, यानी कि कितने % वर्किंग पीपल जो हैं वो किसी यूनियन का हिस्सा है। तो फिनलैंड टॉप पे है, जहां पर 92% तक जो वर्किंग लोग हैं वो किसी यूनियन का हिस्सा हैं और सियासी जमातें उसके साथ शामिल हैं। ठीक है। इसलिए जो कैपिटल है, जो सरमायादार है, उसके ऊपर लेबर का एक चेक है और उस चेक की वजह से सियासी जमातों के ऊपर एक दबाव रहता है और गवर्नेंस बेहतर होती है। हमारे यहाँ पाकिस्तान में चूंकि जमातों का जो रिलायंस है वो गैर जमहूरी कुव्वतों पर बढ़ गया है। मैं और उसके बढ़ने की वजह से एक इजाफा करना चाहूंगा सर, एक मिनट अभी स्टूडेंट यूनियन से पाबंदी हटनी चाहिए। और उसकी वजह से हमारी जमातें जो है ना लोकल गवर्नमेंट चाहती है, क्योंकि पेट्रोनेज वहां से आती है, क्लाइंट एंड पेट्रोनेज वहां से जन्म लेती है और उसकी वजह से आज हम बड़े क्राइसिस का शिकार हैं और इसका हल हमें तलाश करना पड़ेगा। एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा, हमारे भी दोस्त ने, बेटा जिस लहजे में आपने सियासतदानों के बारे में बात की ना, देखिए अच्छे हैं बुरे हैं, आप इन लोगों को तारीख से माइनस कर देना तो आपकी तारीख में सिर्फ खला बचता है और अंधेरा बचता है। ये लड़ना भी इन्हीं के साथ है, रहना भी इन्हीं के साथ है, बिगाड़ेंगे भी यही, बनाएंगे भी यही, लेकिन जिनको आप वोट दें। ठीक है जी, एक सवाल लेते हैं जी, छोटी सी बच्ची है जी, बेटा आप क्या कहना चाहती हैं? मेरा नाम नाज़मीन है और मैं पेडागोजी स्कूल से यहाँ पे आई हूँ। आप सब ने हर मसले के बारे में बात की, लेकिन आपने मुसलमानों के जो लोग भी हैं पाकिस्तान में रहते हैं उनकी जानों की हिफाजत के बारे में तो किसी ने बात ही नहीं की। पूरे पाकिस्तान में जो मासूम लोग मारे जा रहे हैं उनके बारे में किसी ने भी बात नहीं की। मेरे गांव में 1 महीने पहले एक धमाका हुआ जिसमें 100 से ज़्यादा लोग मरे, उसके बारे में आज तक किसी ने कुछ क्यों नहीं कहा? जिसने करवाया उसको क्यों नहीं सज़ा दी गई? आप लोग अगर हमें 100% क्या 50% भी गारंटी दें कि अगर आप जीत जाएं और आप ये सब रोक दें, मुसलमानों जानों की हिफाजत होगी, संजीदा तो हम के सारे वोट हमारे आपके होंगे। इससे मैं बात करना चाहती हूँ जी, आज भी एक मिनट मुझे बात करने दें, उसके बाद मैं एक मिनट सर मैं रिस्पॉन्ड कर देता हूँ। आज भी अगर किसी को सबसे ज्यादा खतरात है पाकिस्तान में, तो आपको मालूम है जो सामने बैठे हुए हैं जो सेनेटर हमदुल्ला साहब, इनके ऊपर तो ऑलरेडी कातलाना हमला हो चुका है ना। तो आज भी दाइश की जो टॉप लिस्ट के ऊपर टॉप नंबर 1 टारगेट पता कौन है? इनके लीडर मौलाना फजल रहमान साहब। बेशक। तो बात ये है कि अल्लाह ताला इनको भी हिफ्ज़ मान में रखे, हमें भी रखे, पूरे मुल्क की हिफाजत अल्लाह ताला करे। और ये जो शर्फ पसंद अनासर है, दहशतगर्द है, इनका ना कोई मजहब है ना कोई इनका दीन है और ये इंसानियत के दुश्मन है, इंसानों को। सर आपने ऐड कर दिया तो सर जी बिल्कुल जी। देखिए मैं खुद भी 18 अक्टूबर के हमले में बम धमाके में जख्मी हुई थी और आपको ये कहना चाहती हूँ कि दहशतगर्दी के खिलाफ जब भी जंग का आगाज हुआ तो सियासी जमातों ने किया। पीपल्स पार्टी के कायद शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा को शहीद किया गया। 2013 के बदतरीन हालात के अंदर हम इलेक्शन कैंपेन में गए और दहशतगर्दी के खिलाफ जब तक कौम मुत्तहिद नहीं होगी और जब तक सियासी जमातें और सियासी अमल जारी नहीं रहेगा तो नॉन स्टेट एक्टर्स को जगह मिलती रहेगी। सिर्फ सियासी जमातें हैं जो कि वो खिलाफुर कर सकती हैं। माय नेम इज़ मारिया और मैं कायद आज़म यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट हूँ। सर आप एज अ तर्ज़ निगार अगर हमें सिर्फ ये बता दें कि जो आज डिबेट हुई है उसका आउटपुट क्या होगा? सर लास्ट वन मुझे बता दें, ये जो 8 फरवरी को इलेक्शन होने हैं जिसके लिए पिछला 2024 आपने माशाल्लाह लोगो लगाया हुआ है, मुझे बताएं कि इसकी क्रेडिबिलिटी मुझे कौन देता है कि 8 फरवरी को जो इलेक्शंस होंगे मैं जाके उसको पकड़ूं, हमारी याद यूथ जाके उसको पकड़े कि धांधली नहीं हुई? आप हमें बताएं। ठीक है, काइंडली, थैंक यू सो मच। पोलिंग बूथ के पोलिंग एजेंट को पकड़िएगा अगर धांधली हुई तो,
पहली बात तो ये है। और हर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में रिटन कंप्लेन दीजिएगा अगर धांधली आपको नजर आई तो, लेकिन कोई भी इल्जाम लगाने के साथ उसका एविडेंस भी आपको प्रोड्यूस करना होता है। एविडेंस और सिकंदर के अगवा, उनकी तशद्दुद, उनकी गिरफ्तारी, उनके कागजात की रिजेक्शन, पूरे पाकिस्तान ने सब कुछ देखा है पहले ही। गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, फिलहाल यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का। वेलकम बैक टू ग्रैंड डिबेट। सर, आगे वे फॉरवर्ड क्या है पाकिस्तान के लिए इन इलेक्शंस के बाद? देखिए, वे फॉरवर्ड सबसे पहले तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन है, और फ्री एंड फेयर इलेक्शन के बाद जो भी हुकूमत बने, खा वो मुस्लिम लीग नून की बने, पीपल्स पार्टी की बने, जमीयत उलमा इस्लाम की बने या पीटीआई की बने, सबसे पहले तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना चाहिए, कॉन्फिडेंट गवर्नमेंट होनी चाहिए, और फिर वो हमारे सामने आके प्लान पेश करेगी ताकि हमें भरोसा भी हो उस पर। तो इस वक्त सबसे बड़ी ज़रूरत है भरोसे की बहाली, आपसी भरोसे की बहाली। जी, आप बताइए प्लीज। ये कहूँगा कि जो 8 फरवरी की तारीख है, पहली बात दुआ है कि 8 फरवरी को इंतखाबात हो जाए, और दूसरी दुआ है कि पुरअमन इंतखाबात हो जाए, क्योंकि हमें तारीख में कई दफ़ा ऐसे वाक़यात हुए हैं कि इंतखाबात के दौरान भी तशद्दुद हमने देखा, और कोई ऐसा नाखुशगवार दहशतगर्दी का वाक़या ना हो ताकि जिसके हवाले से एक और जो है वो जख्म कौम को मिले। वोटरों को ड्राई ना, वोटरों को बोले निकले वोट डालने के लिए। यही कहूँगा कि 8 फरवरी को टर्न आउट ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। यूथ जो है उसका वोट बहुत ज़्यादा है, लोगों को निकलना चाहिए वोट अपना कास्ट करने के लिए। 5 साल बाद आपको ये मौका मिलता है, और शफाफ इलेक्शन होने चाहिए। पाकिस्तान का एक बेहतर मुस्तकबिल जो है वो शफाफ इलेक्शन के अंदर मुज़मिर है। शफाफ इंतखाबात होंगे, उसके बाद पोलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी, पोलिटिकल स्टेबिलिटी मुल्क के अंदर आएगी तो आपके मुल्क में इकनॉमिक स्टेबिलिटी आएगी। तो शफाफ इंतखाबात करना बहुत ज़रूरी है। बारी साहब, मेरा बुनियादी ये है कि अगर हम चाहते हैं, और इलेक्शन कमीशन का जो है ये वादा भी है अपने स्ट्रेटेजिक प्लान में कि वोटर्स टर्न आउट बढ़ाना है, तो मेरा ख्याल है कि हमारे यहाँ पाकिस्तान में चूँकि वोटर टर्न आउट बहुत लो है, क्योंकि लोगों का जो ट्रस्ट लेवल है पॉलिटिकल लीडरशिप के ऊपर और इंस्टीट्यूशंस के ऊपर बड़ा लो है। लोग समझते हैं कि वोट देने से कोई तब्दीली नहीं आने वाली, लेकिन मेरा अपना ख्याल है, मैंने इसलिए कहा था ये बहुत ज़रूरी है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ से जो गलतियाँ हुई हैं, जो ब्लंडर हुए हैं माजी में, उनकी माफ़ी मांगेंगे तो कौम जाके वोट भी डालेगी। खाम खा लोग वोट डालने वाले नहीं है, हमारे कहने से ये बच्चे वोट नहीं डालेंगे। बिल्कुल सही। तारिक फजल चौधरी साहब, आप ऐड करना चाहें? चूँकि आज आपके पार्टिसिपेंट्स जो हैं वो सारे यूथ हैं, तो मैं उनसे ये कहूँगा कि अपने आप को पाकिस्तान के सियासी अमल से, सिर्फ मैं इलेक्शन की बात नहीं कर रहा, ओवरऑल पॉलिटिक्स की बात कर रहा हूँ, उससे आप अलग ना रखें। आपकी इन्वॉल्वमेंट से और आपके दिलचस्पी से आज अगर सियासी जमातों को मैं ये कहूँ तो गलत नहीं होगा कि ये शऊर उन्हें अच्छे तरीके से आ गया है कि पाकिस्तान में अब कोई भी सियासी जमात उसी वक्त सर्वाइव कर सकती है कि जिस वक्त वो परफॉर्म करे। मैं चूँकि डॉक्टर हूँ इसलिए मैं आपको ये बता दूँ कि सबसे अच्छा डॉक्टर वो समझा जाता है जो अच्छा डायग्नोसिस करता है। ट्रीटमेंट लिखना बहुत आसान होता है। तो आज पाकिस्तान में जो आपने सवालात सुने, पैनलिस्ट की गुफ्तगू सुनी, डायग्नोसिस का मरहला बिल्कुल तय हो चुका है और उसमें आपकी बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है। और आप जो हैं वो मैं कहूँगा कि पहरेदार हैं कि पाकिस्तान में आज कोई भी सियासी जमात, सियासी लीडर जो बात इलेक्शन में करेगा उस पर अगर उसने पहरा ना दिया, उसे पूरा ना किया तो आप उसका एहतसाब करेंगे। और ये ऐसी बात है कि मैं समझता हूँ कोई भी जमात अपने उस ट्रैक से हटेगी नहीं जो वो आपसे वादा करेगी, और यही हमारा सोल्यूशन है। आपस में ना लड़ें, एक दूसरे को बर्दाश्त करें और पाकिस्तान को बनाने की बात करें। जी ठीक है। सहर कामत जी, मैं तो ये कहूँगी कि आप अपने आप को, जो आपकी माशरती ज़िम्मेदारी है और आइनी ज़िम्मेदारी है, उसको पूरा करें। इंतखाबी अमल में भरपूर हिस्सा लें। आपका वोट जो है वो धांधली को भी ख़त्म कर सकता है, और आपका वोट आपके जो पसंदीदा उम्मीदवार है उसको मुंतखब भी कर सकता है, और आपको इलेक्शन प्रोसेस का हिस्सा भी बना सकता है। अगर आप आज की बात करते हैं तो हमने आपसे बहुत मुश्किल वक्त के अंदर सियासत की, और कोई मरूसी सियासत नहीं, एक आम घर से आप ही की तरह एक तालिब इल्म से लेके ऐवान बाला तक का सफ़र किया, जो आप सब भी कर सकते हैं। तो महज क्रिटिसिज्म के बजाय अपने अंदर भी बर्दाश्त पैदा करें। अगर आप सियासतदानों पे तो ज़रूर कहते हैं कि जिस सियासतदानों ने कचरा उठाने का इंतज़ाम नहीं किया, मगर आपने कचरा फेंकने से अपने आप को नहीं रोका, आपने ट्रैफिक के कवानीन फॉलो नहीं किए। तो मैं समझती हूँ एज अ माशरा, सियासतदान माशरे का कास है, एज अ माशरा हम सबको बदलना होगा। तो बेहतर रिजल्ट्स का जो है आप उम्मीद रखें और इंतखाबी प्रोसेस में भरपूर हिस्सा लें। आपके कंक्लूडिंग रिमार्क। देखिए, अगर हम इस मुल्क में सियासी इस्तेहकाम चाहते हैं, जमहूरियत मजबूत होगी, पार्लियामेंट मजबूत होगी, आइन की अमलदारी होगी और कानून की हुक्मरानी होगी,
इस मुल्क में अगर माशी इस्तेहकाम हम चाहते हैं जिससे ये नौजवान का मुस्तकबिल महफूज हो, माशी हवाले से, तालीमी हवाले से, सेहत के हवाले से, साफ़ पानी मुहैया करने के हवाले से, अगर हम इस मुल्क में सिक्योरिटी बहरान से निजात चाहते हैं तो इस मुल्क में फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना चाहिए, साफ शफाफ गैर जानिबदाराना इलेक्शन। लेकिन मैं यकीन से कहता हूँ कि इस मुल्क में साफ शफाफ इलेक्शन कभी नहीं होगा। एक बात। दूसरी बात यह है कि इस मुल्क में जो पार्टी भी हुकूमत में आएगी, जो भी पार्टी हुकूमत में आएगी, वो ताकत के लिए सियासत न करे, इस पब्लिक और आवाम के लिए सियासत करे। लिहाजा ताकत के लिए अगर आप सियासत करेंगे, ताकत की तरफ देखेंगे कि वो खुश है या नहीं हो खुश, आवाम जाए बाढ़ में, इस किस्म में न सियासत मुस्तहकम होगी, न मईशत मुस्तहकम होगी, न कौम मुस्तहकम होगी, न इन जवानों का कोई मुस्तकबिल होगा। ठीक है शुएब शाहीन साहब, देखें, मैं समझता हूँ कि हर 5 साल बाद आपको हक के हुक्मरानी दिया जाता है। ये सियासतदानों का हक नहीं है, ये मेरा, इनका, जो यहाँ बैठे हुए लोग हैं, हमारा हक नहीं है कि हम आपसे वोट लें या हम कहें जी हम हुक्मरान बनना चाहते हैं। आपका है हक के हुक्मरानी, आपने अपने हाथ से बनाना है। आप यूथ हो, आपके हाथ में सब कुछ है। आप क्यों ये अपने आप को डिसएसोसिएट कर लेते हैं? जब अपने आप को सियासत से डिसएसोसिएट करेंगे तो आपसे गलत लोग हक के हुक्मरानी लेकर आपके ऊपर हुक्मरानी भी करेंगे, जुल्म भी करेंगे, तशद्दुद भी करेंगे। जानबूझ के साजिशें हो रही हैं कि जवानों को प्रोसेस ऑफ इलेक्शन से आउट किया जाए, इसलिए वर्करों पर जुल्म होता है, इसलिए चार दीवारी की पामाली होती है। आप अपने हक के हुक्मरानी को समझें, आपका वोट एक ताकत है। आप जाएं, वोट डालें जिसको आप पसंद करते हैं और अपने में से आप बंदा मुंतखब करें जो आपको ट्रू सेंस में रिप्रेजेंट करे, और तभी आपके मसाइल, पाकिस्तान के मसाइल, हम सब के मसाइल हल होंगे जो इससे पहले डिस्कशन में आए हैं। इसलिए आप इलेक्शन डे पे बाहर निकलें और पहरा दें और 8 फरवरी को इलेक्शन को फ्री एंड फेयर बनाएं। जो गलत कर रहा हो उसके खिलाफ आवाज़ भी उठाएं और रास्ते की रुकावट भी बनाएं। आज की ग्रैंड डिबेट आपने मुलाहिजा की और आपने देखा कि किस तरह से सख्त सवालात किए गए और उनके जवाबात हमारे पैनलिस्ट ने दिए। बहरहाल इस मुल्क के बहुत से मसाइल हैं, मसाइल का हल बहुत ज़रूरी है और मसाइल हल करने के लिए हम इलेक्शंस में जा रहे हैं और इलेक्शंस के लिए आपका वोट जो कि सही तरह आपने इस्तेमाल करना है वो बहुत ज़रूरी है। बहरहाल पाकिस्तान को वोट करें, पाकिस्तान जिंदाबाद।